नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म टूरिज्म से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 85वीं वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे G4 कंट्रीज एंड चेंज इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो ये G4 कंट्रीज हैं कौन, इसके बारे में जानेंगे और ये क्यों चाहती हैं, इनकी विल क्यों है कि ये यूएनएससी में, मतलब जो वीटो पावर जिसे बोला जाता है, जिसे वीटो पावर बोला जाता है, उसमें ये चेंज क्यों चाहती हैं। ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये समझ लेना होगा कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है ना। तो देखेंगे कि वाई न्यूज में क्यों है। ये जो G4 कंट्रीज की मैंने बात की अभी पहले, उसके बारे में जान लेंगे कि ये G4 कंट्रीज हैं कौन, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे और इनका पर्पस जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका पर्पस जानना कि इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ। ठीक है, कि हाईलाइट्स ऑफ G4 मीटिंग्स। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई है G4 मीटिंग, मतलब कि जितने भी G4 नेशंस हैं इस ग्रुप में, उन्होंने क्या किया है, एक मीटिंग किया है, ऑर्गेनाइज किया है और वो क्या चाह रहे हैं कि यूएनएससी में क्या हो, चेंज हो। यूएनएससी, अब मैंने बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ ना, एक पर्पस था कि सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोगों को लगा, जितने भी डेवलप्ड नेशंस थे, उन लोगों को लगा कि हमें वार नहीं करना चाहिए। वार इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, वार कोई एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या करने के लिए, पीस मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए, इकोनॉमिक स्थिति मेंटेन रखने के लिए, इन सब चीजों को, जुडिशियल सिस्टम मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार G4 का जो उद्देश्य है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए कि अभी जल्दी में ही यूएनजीए, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 76, मतलब 76वां जो सेशन हुआ है, उसमें से जो G4 कंट्रीज थे, उन्होंने बोला है कि अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्मिंग यूएनएससी। उन्होंने, जो G4 कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या बोला कि अर्जेंट नीड है, जो यूएनएससी है उसमें एकदम बहुत ही जरूरी, उसमें सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हम लोग देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म इसलिए करना चाहिए कि जब यूएन का जब गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का, तो उस समय आज से 70 साल हो गया कम से कम। अगर देखा जाए नॉर्मली 1947-48 में हुआ था गठन इसका। ठीक है, तो 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा ही होने हैं। तो जो पावर है, जो इसमें कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज जिसे बोला जाता है, जिसे वीटो कंट्रीज भी बोला जाता है, तो ये रसिया है, चाइना है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। ठीक है, ये 5 कंट्रीज है जो, उनके पास टोटल क्या था, प्रिविलेज था, उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब बोला जा रहा है कि अब से 70 साल हो चुके हैं और अब जो देश है, देश की स्थिति, सभी देशों की स्थिति बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। और जो संगठन अगर 70 साल बनाया गया तो उसमें उसका उद्देश्य कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती थी, लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी की बात होने लगी है, तो उसमें सुधार करने की बात मांग रहे हैं ये लोग G4 कंट्रीज। अगर बात कर लेते हैं हम लोग की G4 कंट्रीज की, ठीक है, तो इसका गठन पहले जान लेंगे कि 2005 में हुआ था और इसका मेन पर्पस भी था क्या, टू रिफॉर्म इन यूएनएससी। ठीक है, इसका पर्पस, जैसे यूएन का गठन हुआ था तो उसका गठन था मेंटेन पीस करना वर्ल्ड में, ग्लोबली। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर G4 कंट्रीज का अगर बात किया जाए कि गठन क्यों हुआ था, तो क्या हुआ था, टू रिफॉर्म इन यूएनएससी के लिए, मतलब उसमें अपना जगह बनाने के लिए 5 कंट्रीज को दिया गया। ठीक है, वीटो पावर। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, उसमें अपना जगह बना सकें। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये चारों कंट्रीज जो G4 कंट्रीज हैं, और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करती हैं कि तुम जाओ मैं भी जाऊंगा, मतलब चारों एक दूसरे को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं कि तुम भी बनना, तुम भी और तुम भी। ठीक है, अब क्या है कि G4 कंट्रीज आर सपोर्टिंग ईच अदर, यहाँ पर मैंने जो बोला वही है, और दे मीट, यहाँ पर मीट है, सॉरी। और ये इनकी जो मीटिंग होती है, हर साल एनुअली इनकी मीटिंग होती रहती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये
सपोर्ट का इन सेंस कि ये नहीं कि जर्मनी, इंडिया, जापान मिलकर ब्राजील को सपोर्ट करते हैं कि आप नेटो आप वीटो पावर वाला कंट्रीज बन जाओ, नहीं। ये चारों एस्पिरेंट हैं, जैसे नॉर्मल लोग एस्पिरेंट होते हैं ना यूपीएससी के, ठीक उसी प्रकार ये लोग भी क्या हैं कि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर के क्या है, एस्पिरेंट हैं, जर्मनी, इंडिया, जापान और ब्राजील के। हाईलाइट जो G4 मीटिंग हुई है उसमें से क्या क्या चीजें निकल कर आई उसके बारे में जानेंगे। कि उसमें लिखा है, निकल कर आया है कि अर्जेंटली रिफॉर्म एज अ ग्लोबल इश्यू वेयर इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड। इसलिए रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल इश्यू है, ठीक है, जो वैश्विक समस्याएं हैं वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो आप 5 लोग कैसे इस पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी है, UNGA डिड नॉट मेक मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन आईजीएन एंड लेक ट्रांसपेरेंसी। अब क्या है कि UNGA जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, उसमें जो मीनिंगफुल उसका उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य से भटक गई है या फिर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रही है। ये है नीड फॉर एनहेंसिंग रोल प्रेजेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये है कि अगर आपको अगर एक अच्छा पोजीशन दे दिया जाएगा तो आप खुद चाहेंगे ना कि मैं एक अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए एक अच्छा काम करना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार ये लोगों का तर्क है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको रोल देना चाहिए, उनको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेंस कि जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तभी तो रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे ना। तो उनके रोल को, उनके प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज जो विकासशील देश हैं उनको कहीं वो खो गए हैं, उनको क्या करना, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जरूर है। और यह है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उसमें से कोई भी एक परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर है नहीं, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्रीज को क्या चाहिए कि मतलब कि उसमें भी उनके देश के लोग आकर रहें, मतलब परमानेंट मेंबर बन सके उसमें से, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो के हाईलाइट्स उस मीटिंग से निकल कर आए हैं यूएनएससी को चेंज को लेकर, है ना। क्यों, आखिर क्यों जो G4 कंट्रीज हैं यूएनएससी में चेंज चाहती हैं, ठीक है। देखेंगे कि यूएन रिप्रेजेंट अ larger world and irony is that it has only 5 permanent member। यूएन में आपको पता होगा 193 नेशंस हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में जो भी अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो वो अगर 193 देश हैं, उनको केवल अगर 5 देश अगर लीडरशिप उनकी संभालेंगे तो कैसे हो पाएगा, ये बात है। अब क्या है, यूएनएससी हैज बीन रिप्रेजेंटिंग सिंस वर्ल्ड वॉर 2। जो यूएनएससी है वो इंडिया, पूरे विश्व को, पूरे ग्लोबल को, पूरे वैश्विक को क्या कर रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिप्रेजेंट कर रहा है। बट द रियलिटी इज नॉट दैट इन पीस विद द चेंजिंग बैलेंस पावर इन द वर्ल्ड। और अगर रियलिटीज देखा जाए तो पीस अब तक नहीं बना पाया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि रशिया का और यूक्रेन का वार, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूएनएससी बिग पावर्स हैव हैड प्रिविलेजेस। और ये है कि जब यूएनएससी का जब गठन हुआ था, जब उसका फॉर्मेशन हुआ था, तो उसमें बिग पावर्स मतलब जो भी जिनके कंट्रीज, जिनकी इकोनॉमिक स्थिति सही थी, जिनके पास न्यूक्लियर पावर थे, ठीक है, जिनके पास सब कुछ मतलब बढ़िया था, वो उनका प्रिविलेज था, उनके पास ज्यादा पावर था। और क्या है कि जो रीजन जैसे ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन हैव नो रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये बोला गया है कि जो ऐसी कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन, उसमें उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसमें चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। फेलर्स ऑफ यूएनएससी, आखिर ये जो डिमांड है, जो मांग हो रही है चेंज इन यूएनएससी में, ये अचानक इतना तेजी से क्यों बढ़ गई है? तेजी से इसलिए बढ़ी है कि कोविड-19 बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट रहा है इसको चेंज को लेकर। जैसे उसमें क्या हुआ था कि यूएन का जो मल्टीलेटरलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है हर देश का, ठीक है, वो काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से लोग वहां पर क्या हो गए थे, डिस्कनेक्ट हो चुके थे एक दूसरे से। मतलब एक कंट्री में दूसरी कंट्री वाले उसको जाना मना कर दिए थे, जैसे कि अमेरिका में कोई नहीं जा सकता था, इंडिया में कोई नहीं आ सकता था बाहरी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से अगर आप संबंध नहीं बना सकते, उस समय जब बहुत ही जरूरत था सबको एकजुट होने का, उस समय की बात हो रही है। अनेबल टू प्रिवेंट वार। अब देख लो कि जो रशिया है, एक तो खुद वो उसकी मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, ठीक है, लेकिन वो खुद वार कर रहा है किस पर? यूक्रेन पर। यहाँ पर ये भी है। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो बेलिजरेंस एंड एग्रेसिव
which has been on display through its actions। अब जो इसकी चालाकियां हैं, जो इसके एग्रेशन है चाइना के, उसके बारे में देखेंगे कि यूएनएससी का जो रिपोर्ट आया था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिपोर्ट जो आई थी उंग्यास इन चाइना, जो चाइना में मुस्लिम कम्युनिटी उंग्यास की, उसको ये एक्सेप्ट नहीं किया चाइना। इतना ज्यादा एट्रोसिटीज पर किए थे ये सब चाइनीज वाले उंगियार मुस्लिम्स पर, उसको एक्सेप्ट नहीं किया यूएनएससी का जो रिपोर्ट आई। अब क्या है, प्रिवेंट ग्लोबल टेररिस्ट साजिद मीर इन यूएनएससी। अभी जल्दी में ये क्या हुआ कि साजिद मीर जो लश्कर तैयबा का जो हेड है साजिद मीर, उसको क्या किया है चाइना ने प्रिवेंट कर दिया है, कि उसको ग्लोबल टेररिस्ट बनने से रोक दिया है। अब क्या है कि एक्सपेंडिंग डोमिनेंस इन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन, और जो चाइना है वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर रहा है, अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ से इंटरनेशनल पीस की बात हो रही है, जब इसमें यूएनएससी जब काम ही नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसमें सुधार करो। और देश अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीजें निकल कर आ रही हैं कि इसमें चेंज करना चाहिए। दोस्तों, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी योगेश यादव चिराग एंड फेसबुक आईडी योगेश यादव चिराग। यू कैन कनेक्ट मी एंड